नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 27 सितंबर के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आज के विषयों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि हमारे साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो सत्र 65 है उसका प्रसारण कल रात के 8 बजे से हमारे YouTube चैनल पर किया जाएगा। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो प्रसारण है वह कल रात 8 बजे से लाइव हमारे YouTube चैनल पर किया जाएगा। तो आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। आइए अब आज के सत्र के विषयों पर चर्चा कर लेते हैं। आज सबसे पहले हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा जो उपाय किए जा रहे हैं, जो परिवर्तन किए गए उपायों में उसको आधार बनाकर के जो न्यूज़ आया है उसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। हमारे देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा धर्मशाला घोषणा जारी किया गया है। इसको आधार बना करके जो न्यूज़ आया है हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। भारत सरकार के द्वारा हमारा जो घरेलू नेविगेशन सिस्टम है उसको बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज़ है हम उसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। पेटीमुडी में जो भूस्खलन हुआ था उस पर एक केस स्टडी है जिसकी चर्चा यहाँ पर आज के पेपर में की गई है। हम इसको भी यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है ए पुश फॉर द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से सरकार के द्वारा लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि हमारे देश में जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसका विकास तेजी से हो। और इसी को लेकर के सरकार के द्वारा कुछ परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं, कुछ वित्तीय सहायता देने की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। और इसी को लेकर के पिछले दिनों यह न्यूज़ आया कि कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देने के लिए जो कार्यक्रम उनके द्वारा चलाया जा रहा है उसमें उन्होंने कुछ संशोधन का फैसला लिया है। अब योजना में बदलाव क्या किया गया है इसको लेकर के आपको यहाँ पर जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जुड़ी हुई जो भी परियोजनाएं भारत में अगर लगाई जाती हैं तो उसकी लागत का 50% राशि जो है वित्तीय सहायता के रूप में सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अब इसमें चेंजेस क्या है? पहले जो योजना थी उसमें यह कहा गया था कि अगर कोई इंडस्ट्री जो कि 45 नैनोमीटर से लेकर के 65 नैनोमीटर चिप उत्पादन करने के लिए लगाया जा रहा है, मतलब ऐसी कोई परियोजना है जिसमें 45 नैनोमीटर से 65 नैनोमीटर का चिप उत्पादन होगा, तो वहां पर उस परियोजना को लागू करने में जो भी खर्च आएगा उसका 30% केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर जो परियोजना है वह 28 नैनोमीटर से 45 नैनोमीटर के चिप उत्पादन जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर परियोजना के लागत का 40% सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और अगर 28 नैनोमीटर से कम चिप उत्पादन की कोई परियोजना है तो यहाँ पर उस परियोजना की लागत का 50% केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो चिप उत्पादन है और उसके जो अलग अलग परियोजनाएं हैं उसके लिए अलग अलग राशि जो है सरकार के द्वारा दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर सरकार के द्वारा ये फैसला किया गया है कि चाहे कोई भी परियोजना हो, अगर वह सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर उस परियोजना की लागत का 50% सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा चेंजेस जो है यहाँ पर सरकार के द्वारा किया गया है। इसी तरीके से पहले ये कहा गया था कि जो चिप उत्पादन की परियोजनाएं हैं उसके लिए सरकार यहाँ पर वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, लेकिन यहाँ पर सरकार ने फैसला लिया है कि चिप उत्पादन वाली जो परियोजनाएं हैं उनके साथ साथ जो अन्य प्रक्रियाएं हैं जैसे चिप डिजाइन या फिर उसकी टेस्टिंग, इन सभी के लिए भी अगर कोई परियोजना भारत में लगाई जा रही है तो उसमें जो भी खर्चा आएगा उसका 50% सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि सरकार के द्वारा अगर परियोजना की लागत का 50% वहन किया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि सरकार
देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास को लेकर के बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। अगर हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अनुसार भारत में जो सेमीकंडक्टर का खपत है वह 2026 तक 80 अरब डॉलर और 2030 तक 110 अरब डॉलर को पार करने का उम्मीद है। और अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसका जो मात्रा है वह 500 से 600 बिलियन डॉलर का है। आप सभी जानते हैं कि सेमीकंडक्टर का उपयोग बहुत सारे इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर इंडस्ट्री में, वायरलेस कम्युनिकेशन में इसका उपयोग किया जाता है, जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। आजकल कार बनाने वाली कंपनियां भी इसका उपयोग कर रही हैं, तो इसका उपयोग धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि आने वाले दिनों में जो चिप की मांग है वो और तेजी से बढ़ेगी। और अगर हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात करें तो यह जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी जटिल है, क्योंकि इसमें आपूर्ति श्रृंखला के कई चरण होते हैं। चिप डिज़ाइन, उनका फैब्रिकेशन, असेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग, इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे जो इसके चरण होते हैं। और यहाँ पर सरकार ये चाहती है कि सिर्फ इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि इनसे जुड़े हुए जो अन्य चरण हैं उनको भी सरकार सहायता प्रदान करे। और इसलिए सरकार ने ये कहा है कि अगर आप असेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग या फिर चिप के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करना, इन सब में भी भारत में आकर निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर परियोजना की लागत का 50% सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। अगर हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर यह इंडस्ट्री तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन इसमें भारत का जो हिस्सा है वो काफ़ी छोटा है, क्योंकि जो चिप बनाने वाली अधिकतर कंपनियां हैं वह कुछ देशों में ही सिमटी हुई हैं, जैसे ताइवान, दक्षिण कोरिया, यूएस। इन देशों में भारी मात्रा में सेमीकंडक्टर चिप बनाया जाता है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो अभी भारत इस क्षेत्र में काफ़ी पीछे है। आप देख सकते हैं कि जो भी ग्लोबल मार्केट है सेमीकंडक्टर का, उसमें जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी है वह यूएस की है। उसके बाद जापान, कोरिया, ताइवान, चीन जैसे देश जो हैं इसमें अग्रणी स्थान रखते हैं। और इसीलिए कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण जब पूरे दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप का कमी हुआ, इसके साथ साथ ताइवान पर यूएस और चीन का जो तनाव बढ़ा और अभी रूस यूक्रेन जो संघर्ष है उसके कारण जिस तरीके से पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर की कमी और उसकी आपूर्ति में कमी देखी गई है, उसके कारण बहुत सारे देशों ने अब यह कोशिश करना शुरू कर दिया है कि उनके देशों में ही सेमीकंडक्टर चिप बनाया जाए, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। और इसलिए भारत ने भी इसको लेकर के बहुत सारे कदम उठाए हैं। आपको ध्यान में रखना है कि अपने अपने देश में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे देशों के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे अमेरिका के द्वारा इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 52.7 बिलियन डॉलर का सरकारी सहायता की घोषणा की गई। इसी तरीके से यूरोपीय यूनियन के द्वारा भी 43 बिलियन की सहायता देने की बात कही गई। तो आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो सेमीकंडक्टर का कमी हुआ था और जिस तरीके से सिर्फ कुछ देश ही इन चिप्स को बनाते हैं, उसको देखते हुए दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं, खास करके जो विकासशील देश हैं, वो ये चाहते हैं कि उनके देशों में इस तरह की इंडस्ट्री का विकास हो और भारत भी उनमें से एक है। और इसलिए कहीं ना कहीं भारत सरकार के द्वारा इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भारत में आकर के निवेश करें, जो घरेलू निवेशक है वो भी इन इंडस्ट्री में अपना निवेश करें। अब इसको लेकर के जो चुनौतियां हैं उसको लेकर के हमने काफ़ी चर्चा पहले भी किया है, यहाँ पर भी इसको लेकर के चर्चा किया गया है। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर सरकार का जो योजना का खर्च है वह लगभग 10 बिलियन डॉलर का है। और यहाँ पर विशेषज्ञों का ये कहना है कि सिर्फ एक सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना करने में ही 3 से 7 बिलियन डॉलर का निवेश की आवश्यकता होती है। यानी कि यहाँ पर सरकार को जो अपना परिव्यय यानी कि खर्च है उसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, तभी जाकर के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जुड़े हुए जो बाकी चरण हैं उनके लिए सरकार पैसा दे पाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर हमें अपने देश में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है तो उससे जुड़ी हुई जो अन्य बातें हैं उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा।
जैसे जो चिप इंडस्ट्री है वह एक दिन में कई गैलन अल्ट्रा प्योर पानी की आवश्यकता होती है, उसको वो इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर यह भारत सरकार की चुनौती है कि जब हमारे देश में पीने की पानी की कमी है तो यहाँ पर चिप इंडस्ट्री को कैसे अल्ट्रा प्योर पानी जो है सप्लाई किया जाएगा। इसी तरीके से चिप इंडस्ट्री को अनइंटरप्टेड यानी कि लगातार बिजली की सप्लाई की आवश्यकता होती है। इसको सुनिश्चित करना भी हमारे देश में सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तभी जाकर के बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो है हमारे देश में आकर के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में निवेश करेंगी। तो ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर को लेकर के सरकार के द्वारा लगातार इसको बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, इसलिए इस न्यूज़ को भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है पिचिंग इंडिया एज अ सिग्नेचर डेस्टिनेशन, और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टूरिज्म को बढ़ावा देने की। आप सभी को ध्यान में रखना है कि पर्यटन पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के अंत में सरकार के द्वारा धर्मशाला घोषणा 2022 जारी किया गया है। और यहाँ पर सरकार ने जो यह घोषणा, जिसे हम धर्मशाला घोषणा 2022 के नाम से जानते हैं, उसमें किस तरीके से हमारे देश में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, खास करके जो वैश्विक पर्यटन है उसके साथ साथ जो घरेलू पर्यटन है, यानी कि हमारे देश के लोग हमारे देश के अन्य भागों में जाएं, यानी कि घरेलू पर्यटन को यहाँ पर बढ़ावा देने की बात कही गई है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि आज 27 सितंबर है और आज जो है विश्व पर्यटन दिवस भी है, और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए यह जो एडिटोरियल है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर जो घोषणा जारी की गई सरकार के द्वारा, उसमें क्या कहा गया है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि जो पर्यटन है वह कोविड-19 के दौरान सबसे बुरी तरीके से प्रभावित क्षेत्रों में से एक रहा है। इसके कारण बहुत सारे लोगों का रोजगार गया है। विदेशी मुद्रा का जो आगमन था इसके कारण उसमें भी भारत को इसमें नुकसान झेलना पड़ा है। और अब जब स्थिति थोड़ी सुधरी है तो सरकार के द्वारा अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं ताकि पर्यटन उद्योग है उसको बढ़ाया जा सके। यहाँ पर जो पर्यटन मंत्रालय है उसका ये कहना है कि वह ये चाहता है कि जो बाहर से लोग आते हैं भारत में घूमने के लिए उसको तो बढ़ावा दिया ही जाए, लेकिन इसके साथ साथ हमारे देश में जो घरेलू पर्यटन है उसको भी बढ़ावा देने के ऊपर हमें मेहनत करना होगा, हमें कोशिश करना होगा। और इसको लेकर के जो पर्यटन मंत्रालय है वह जो है घरेलू यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए एक रणनीति और कार्य योजना लेकर के आएगा। यहाँ पर पर्यटन मंत्रालय का यह भी कहना है कि वह विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर के इस बात का पता लगाएगा कि पूरी दुनिया में ऐसे कौन से 20 भारतीय मिशन है जहां से भारी मात्रा में जो विदेशी पर्यटक है वो भारत में आते हैं। और इसके बाद जो पर्यटन मंत्रालय है वह इन विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए देश विशिष्ट रणनीति तैयार करेगा। तो यहाँ पर फोकस 2 बातों पर है। एक तो जिन देशों से भारत में विदेशी पर्यटक आते हैं उनको बढ़ावा देना, इसके साथ साथ जो घरेलू पर्यटक हैं वो भारत के अलग अलग हिस्सों में जाएं, इसको लेकर के भी पर्यटन मंत्रालय काम करेगा। यहाँ पर जो घोषणा की गई है उसमें कुछ लक्ष्य रखे गए हैं जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यह कहा गया है कि 2024 तक जो भारतीय पर्यटन उद्योग है वह जो पूर्व महामारी में उसका स्तर था उसको प्राप्त कर लेगा, यानी कि महामारी के पहले, यानी कि कोविड-19 महामारी के आने के पहले जिस तरीके से हमारा पर्यटन उद्योग काम कर रहा था, जो उसका आकार था, उस तक पहुंचने में हमें 2024 का वक्त लग सकता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि 2024 तक जो पर्यटन उद्योग है उसका सकल घरेलू उत्पाद में, यानी कि जीडीपी में 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान होगा। पर्यटन उद्योग के कारण भारत को 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा की आय होगी। और पर्यटन उद्योग में 2024 तक भारत में 15 मिलियन विदेशी पर्यटक भारत में घूमने के लिए आएंगे। तो इस तरह का जो अनुमान जो है यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा लगाया गया है। यहाँ पर लक्ष्य ये रखा गया है कि 2030 तक जीडीपी में
पर्यटन उद्योग का जो योगदान है उसे 150 बिलियन से बढ़ा करके 250 बिलियन तक लेकर के जाना है। इस तरीके से यहाँ पर ये लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक पर्यटन उद्योग में 137 मिलियन नौकरियां, 2030 तक भारत में 26 मिलियन विदेशी पर्यटक आएंगे और 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा का आय भारत को होगा। तो ये लक्ष्य 2030 के लिए रखा गया है और यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि 2047 तक भारत जो है पूरी दुनिया में पर्यटन के मामले में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों की श्रेणी में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर सरकार का ये लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को जो है पूरी दुनिया का प्रमुख पर्यटन स्थल केंद्र बना देना है। तो यहाँ पर जो लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा उसको ध्यान में रखना आपके लिए काफी आवश्यक है। अब यहाँ पर आप ये भी देख लेंगे कि भारत सरकार के द्वारा लगातार पिछले दिनों किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि हमारे देश में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। जैसे स्वदेश दर्शन योजना सरकार के द्वारा 2014-15 में इस योजना को शुरू किया गया था। इस तरीके से सरकार के द्वारा प्रसाद योजना यानी कि तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत के विकास का राष्ट्रीय मिशन 2015 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था भारत में जो धार्मिक पर्यटन है उसको बढ़ावा देना। यानी कि यहाँ पर फोकस किया गया था घरेलू पर्यटन को। उस तरीके से भारत सरकार के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना शुरू की गई। देखो अपना देश पहल शुरू किया गया और यहाँ पर भी जो देश के नागरिक हैं वो भारत के अलग अलग भागों में यात्रा करें, इसको प्रोत्साहित करने के लिए वेबिनार, प्रश्नोत्तरी, चर्चाओं का आयोजन किया जा रहा था। इस तरीके से सरकार के द्वारा एडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट शुरू किया गया 2017 में। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई, जो कि हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पर किस तरीके से हम इको टूरिज्म को बढ़ाएं उसको लेकर के फोकस किया गया था। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं हमारे देश में जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए। और इसके साथ साथ जो अभी सरकार के द्वारा घोषणा की गई है यानी कि धर्मशाला घोषणा, उसमें जो लक्ष्य रखा गया है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 1 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है सेंटर पुश फॉर नाविक सिस्टम लैंड्स ए स्मार्टफोन जायंट ऑन अननोन रोड। और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये भी। यहाँ पर इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत सरकार के द्वारा हमारा जो घरेलू नेविगेशन सिस्टम है उसको बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। और भारत सरकार का ये कहना है कि जो स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां हैं वे अपने अपने सिस्टम को इस तरह से मॉडिफाई करें कि वह जो भारत का घरेलू नेविगेशन सिस्टम यानी कि नाविक उसको भी सपोर्ट करे। और इसके कारण कहीं ना कहीं जो स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां हैं जैसे सैमसंग, एप्पल, इनकी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि ऐसा करने के लिए इन सभी कंपनियों को अपने अपने फोन के हार्डवेयर में परिवर्तन करना होगा, जिससे कि इनके फोन की कीमत बढ़ सकती है। इसके पीछे के कारण को जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है कि आखिर भारत सरकार क्यों जो घरेलू नेविगेशन सिस्टम है यानी कि नाविक उसको बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। यहां पर भारत सरकार की योजना यह है कि यूएस की जो जीपीएस है यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और उसके साथ साथ जो अन्य विदेशी प्रणालियां हैं उस पर भारत का जो निर्भरता है उसको कम करना चाहता है भारत सरकार। यहां पर भारत सरकार का यह कहना है कि जो नाविक है वो बहुत ही सटीक घरेलू नेविगेशन प्रदान करता है और अगर हम इसका उपयोग को बढ़ावा देते हैं तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। आप सभी जानते हैं कि अभी भारत सरकार के द्वारा और भारत में जीपीएस का इस्तेमाल बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे देश हैं जिन्होंने जीपीएस को टक्कर देने के लिए अपने यहाँ अपना एक क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम बनाया है। यहाँ पर जिस तरीके से जीपीएस पूरी दुनिया को कवर करता है उसी तरीके से चीन, यूरोपीय संघ, जापान और रूस के द्वारा अपने अपने वैश्विक या फिर क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम बनाए गए हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जीपीएस की तरह ही 3 और नेविगेशन सिस्टम है जो पूरे विश्व को कवर करते हैं
और वो है यूरोपीय संघ का गैलीलियो, रूस का ग्लोनास और चीन का बाइडू। तो ये 3 ऐसे नेविगेशन सिस्टम है जो पूरे विश्व कवर करते हैं। इसके साथ साथ जापान के द्वारा भी एक नेविगेशन सिस्टम बनाया गया है जो कि जापान के साथ साथ एशिया और ओशियाना क्षेत्र को कवर करता है, यानी कि यह एक क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम है। इसी तरीके से भारत सरकार के द्वारा नाविक को बनाया गया। अगर हम नाविक की बात करें तो इसे जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा विकसित किया गया है और यह एक नेविगेशन सिस्टम है जिसकी शुरुआत जो है 2006 में की गई थी। और यहाँ पर यह कहा गया था कि 2011 के अंत तक हमें जो है इस पूरी परियोजना को पूरा कर लेना है, लेकिन कुछ देरी की वजह से हम जो है इसे 2018 में पूरी तरीके से फंक्शनल कर पाए। यानी कि भारत के पास भी अपना एक क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम है जिसे हम कहते हैं नाविक। अगर हम नाविक की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम में टोटल 8 उपग्रह होते हैं और ये 8 उपग्रह भारत के पूरे भूभाग के साथ साथ इसकी सीमाओं से आगे यानी कि भारत के आसपास की जो 1500 किलोमीटर की सीमा है उसको पूरी तरीके से कवर करते हैं। तो जिस तरीके से जापान का क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम है उसी तरीके से भारत के द्वारा भी भारत और अपने आसपास के क्षेत्रों को नेविगेट करने के लिए इस सिस्टम को बनाया गया। आप यहाँ पर इसके बारे में सारी जानकारियां देख सकते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि किस तरीके से जो नाविक है वह काम करता है। आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम नाविक की बात करें तो इसमें 8 सैटेलाइट होते हैं। एक जो सैटेलाइट है वो संचार माध्यम के लिए उपयोग किया जाता है और बाकी जो 7 सैटेलाइट हैं वह नेविगेशन के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिसमें से जो 4 सैटेलाइट हैं वह जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है और जबकि 3 जो सैटेलाइट है वह जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। और ये सभी के सभी सैटेलाइट मिल करके भारत और उसके आसपास के 1500 किलोमीटर के एरिया को कवर करते हैं। अगर हम अमेरिकन जीपीएस की बात करें तो यहाँ पर 24 सैटेलाइट हैं और यह पूरी दुनिया को कवर करता है। अगर हम नाविक के उपयोग की बात करें तो यहाँ पर इसका जो उपयोग है अभी बहुत ही सीमित तरीके से किया जा रहा है। इसका उपयोग जो है भारत सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक वाहन होते हैं उनके ट्रैकिंग में किया जा रहा है। गहरे समुद्र में जाने वाले जो मछुआरे हैं उनको आपातकालीन चेतावनी अलर्ट प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। और आप सभी जानते हैं कि जो समुद्र है वहां पर कोई भी स्थलीय नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होती है, जिसके कारण जो नाविक है वहां पर काफी उपयोगी होता है। उसी तरीके से जो हमारे देश में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनको ट्रैक करने के लिए वह किस रास्ते से होकर के गुजरेंगे और लोगों को कैसे वहां से हटाना है, इसको लिए भी जो है नाविक का उपयोग किया जा रहा है। यानी कि प्राकृतिक आपदाओं में भी इसका इस्तेमाल भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अब भारत सरकार ये चाहती है कि हम जो नाविक का उपयोग है वह बड़े पैमाने पर करें। जिस तरीके से हमारे जो फोन है स्मार्टफोन वहां पर जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वह जीपीएस को सपोर्ट करते हैं, उसी तरीके से भारत सरकार ये चाहती है कि अब जो स्मार्टफोन आए वह जीपीएस के साथ साथ जो नाविक है उसको भी सपोर्ट करें। आपको ध्यान में रखना है कि भारत सरकार की 2021 की जो उपग्रह नेविगेशन मसौदा नीति थी उसमें सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि सरकार अब नाविक का जो कवरेज है उसमें विस्तार करना चाहता है, यानी कि यह एक क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम से बदल करके अब वैश्विक नेविगेशन सिस्टम बनने जा रहा है और इसके लिए सरकार जो है इस दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाएगा। अब यहाँ पर सरकार ने यह कहा है कि अगर हम नाविक का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो इससे जो है हमें फायदा ही होगा। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि अभी भारत सरकार के द्वारा जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है जो कि अमेरिका का है और हम जो है रूस के सिस्टम का भी उपयोग करते हैं। लेकिन ये दोनों के दोनों सिस्टम है वह विदेशी देशों के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। खास करके वहां की जो सेना है वह उन्हें नियंत्रित करती है और इसीलिए अगर रणनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक विदेशी उपग्रह प्रणाली पर निर्भरता भारत के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में
कोई ऐसा सिचुएशन आए जिसमें कि अमेरिका और रूस हमें जीपीएस और जो ग्लोनेस का उपयोग है उसको करने से मना कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बना लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो यहां पर भारत सरकार को ऐसे किसी भी जोखिम का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहां पर सरकार का यह भी कहना है कि इससे जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो भी मजबूत होगी और इसी वजह से सरकार के द्वारा लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि जो स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां हैं अब वह अपने फोन में इस तरह के चेंजेस करें जिससे कि वह जीपीएस के साथ साथ जो नाविक है उसको भी सपोर्ट करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 9 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है लैंडस्लाइड इन पेटीमुडी, सोशल इनइक्वलिटी इन डिजास्टर। और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यह जो न्यूज़ है उसमें एक केस स्टडी किया गया है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि 6 अगस्त 2020 को इदुक्की जिले के एक चाय बगान स्टेट पेटीमुडी में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन हुआ था जिससे वहां पर जो काम करने वाले श्रमिक हैं उनमें से 65 से ज्यादा श्रमिकों की मौत हो गई थी। और ये जो श्रमिक है वह इस चाय बगान में कंपनी के द्वारा प्रदान किया गया जो इमारतें थीं जिसे लयम कहा जाता है उसमें रहते थे। और इसी को लेकर के यहाँ पर एक केस स्टडी प्रस्तुत किया गया है और कहा गया है कि अगर हम इस चाय बगान में काम करने वाले जो श्रमिक थे उनके आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये जो लगातार डिजास्टर्स हो रहे हैं उसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब लोगों को उठाना पड़ रहा है। यहां पर लेखक के द्वारा यह कहा गया है कि भले ही हमारे देश में जो बंधुआ मजदूरी है उसका उन्मूलन कर दिया गया है, लेकिन अगर हम चाय बगान में जो मालिक हैं और चाय बगान में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनकी हालत को देखते हैं तो इनमें से जो ज्यादा श्रमिक हैं वो क्या हैं, बंधुआ मजदूर ही हैं जिन्हें वहां पर काम करने के लिए देश के दूसरे भागों से लाया गया था। और यहां पर इसलिए यह कहा जा रहा है लेखक के द्वारा कि 1951 का जो बगान श्रम अधिनियम है वह कहीं ना कहीं इन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में या फिर उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बदलने में पूरी तरीके से विफल रहा है। यहां पर जो भी लोग काम कर रहे हैं यानी कि ये जो चाय बगान है वहां पर जो भी लोग काम कर रहे हैं वे बंधुआ मजदूर की दूसरी और तीसरी पीढ़ियां हैं। और यहां पर काम करने वाले श्रमिकों में अधिकांश श्रमिक हैं वह तमिल प्रवासी श्रमिक हैं। और यहां पर इन श्रमिकों को संपत्ति के मालिकों के द्वारा ही आवास प्रदान किया जाता है, ना तो इन आवासों की देखभाल की जाती है। और ये ऐसे जगहों पर बनाए गए हैं जहां पर अगर भूस्खलन होता है तो उनसे इनको नुकसान पहुंचने की पूरी संभावना रहती है, जो कि 2020 में देखने को मिला। और यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है और कहा गया है कि सरकारों के द्वारा भी जब ऐसी आपदाओं में लोगों को सहायता पहुंचाने की बात की जाती है तो सरकार भी केवल खाना पूर्ति करके रह जाता है। इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि इन डिजास्टर के कारण, इन आपदाओं के कारण जो सबसे ज्यादा नुकसान है वह गरीब श्रमिकों को हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जब भी कोई लैंडस्लाइड होता है तो वहां पर जो मरने वालों की संख्या है वो किनकी होती है, वे गरीब लोगों की होते हैं। यानी कि जो पर्यावरण में चेंजेस आ रहे हैं उसके कारण जो भी डिजास्टर, जो भी आपदाएं हमारे देश में आ रही हैं उनमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि उनमें जिन लोगों पर असर हो रहा है वो कहीं ना कहीं सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग ही हैं। और इसको एक केस स्टडी के माध्यम से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। तो ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं बस उसी पर फोकस करके आपको इस न्यूज को पढ़ लेना है। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, सेमीकंडक्टर चिप उद्योग में एक महत्वपूर्ण देश बनने में भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उस पर चर्चा करें। तो हमने काफी चर्चाएं जो है सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री को लेकर के की हैं, पहले भी की हैं, आज भी ये टॉपिक आया है। तो यहां पर आपको ये बताना होगा कि आखिर सरकार के द्वारा इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए कौन से प्रयास किए जा रहे हैं,
कितनी सफलता जो है सरकार को मिला है, और यहाँ पर जो चुनौतियां हैं, चाहे वो साफ पानी की हो, बिजली की हो या फिर इन्वेस्टमेंट की हो, इसको लेकर के जो भी चुनौतियां हैं उसको आपको यहाँ पर बताना होगा। आइए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है, सरकार दुनिया भर के लोगों के लिए पर्यटन केंद्र के रूप में भारत की वास्तविक क्षमता का दोहन करने की योजना कैसे बना रही है, विवेचना करें। तो यहां पर आपको यह बताना है कि सरकार पहले से ही पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही हैं। उनमें जो चुनौतियां हैं उसके बारे में आपको चर्चा करना है, जो प्रमुख यहां पर लक्ष्य रखे गए हैं उसके बारे में आपको चर्चा करना है। तो इन सभी बातों की चर्चा हमने की है अपने चैप्टर में, तो उसको जो है आप लोग जरूर यहां पर लिखने का प्रयास करें। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।